वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। जनपद आजमगढ़ में क्राइम कंट्रोल के सारे दावे फेल हो गए हैं। जिले में एक सप्ताह के भीतर हुई तीसरी हत्या से दहशत का माहौल है। सोमवार रात करीब 9 बजे निजामाबाद थाना क्षेत्र के नेवादा बाजार में वर्चस्व की जंग में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या से आक्रोशित क्षेत्र पंचायत सदस्य समर्थकों ने बाजार में खड़े आरोपियों के 3 वाहन फूंक दिए। वहीं विपक्षियों के घर पर जमकर पथराव व तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी मिलते ही डीआईजी व पुलिस अधीक्षक कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। तनाव को देखते हुए बाजार में पुलिस व पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि सोमवार रात निजामाबाद थाने के बड़हरिया गांव में 2 पक्षों में विवाद हुआ। इसमें एक पक्ष के लोग नेवादा गांव निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य 35 वर्षीय सुरेंद्र यादव अपने करीबी पक्ष की पैरवी करने थाने पहुंच गए, इसलिए दूसरे पक्ष के लोग नाराज थे। वहीं सुरेंद्र यादव इस बार प्रधानी चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे थे। इससे गांव में ही चुनावी रंजिश चरम पर थी। रात करीब 9 बजे नेवादा बाजार में कुछ लोग बैठकर पंचायत चुनाव की चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान विवाद हो गया। तभी कुछ लोगों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य सुरेंद्र यादव को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल सुरेंद्र की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। सुरेंद्र की मौत की सूचना मिलते ही लोग आक्रोशित हो उठे और हमलावरों की 3 बाइकों को आग के हवाले कर दिया। एक आरोपी के घर पर पथराव भी किया गया। और ये मनोज सिंह के लड़के थे, एक गोल्डी यादव थे, एक और कोई था। ये 3 लोग आए हैं और इनको जो है कहा सुनी हुई है, गाली गलौज हुआ है और इनको ऑन स्पॉट वहीं गोली मार दी गई। क्या वजह है हत्या करने की? क्या इसके पहले भी कभी विवाद हुआ था? कुछ अन्य लोगों से हुआ था, ये केवल पैरवी करने गए थे और थाने पर ये पैरवी कर दिए थे और ये लोग उसी रंजिशन ले करके उनको गोली मारे। वर्तमान में क्या क्षेत्र पंचायत सदस्य? क्षेत्र हमारे वर्तमान वो मिर्जापुर ब्लॉक से वो क्षेत्र पंचायत थे। आने वाले समय में वो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वाले थे। घटना की जानकारी मिलते ही डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह भारी फोर्स व पीएसी के जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचने के बाद भीड़ तितर बितर हो गई। घटना को लेकर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। डीआईजी ने बताया कि हत्या वर्चस्व की जंग में की गई है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट व एनएसए के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रात्रि में लगभग 9 बजे के इर्द गिर्द हम लोग जिस स्पॉट पे खड़े हैं, यहीं पर 2 पक्षों में पहले वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, उसके बाद फायरिंग की इंसिडेंट हुई है, जिसमें यहाँ के बीडीसी सदस्य श्री सुरेंद्र यादव की डेथ हुई है। इस क्रम में अभी उनके परिजनों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। उनके द्वारा बताए गए नामों के आधार पर पुलिस पार्टियां दबिश दे अधिक टीमें बना दी गई हैं। आप देख रहे हैं स्पॉट पर भी बहुत सारे पुलिस बल मौजूद हैं और हमारी बहुत सारी टीमें इस समय फील्ड में गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। घटना का अभी बहुत स्पष्ट कारण नहीं पता चला है, लेकिन जो अभी प्राथमिक सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आपस में किसी बात को लेकर के कुछ जमीनी विवाद और कुछ अन्य कारण से वर्चस्व का विवाद था, जिसको लेकर के घटना हुई है। बहुत जल्द ही हत्यारे हम लोगों की गिरफ्त में होंगे और आरोपियों पर गैंगस्टर, एनएसए सहित अन्य सभी कड़ी सुसंगत धाराओं में कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पूरी तरह मामले में अपनी तरफ से
आरोपियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। तो जैसा कि बताया गया था कि हत्या आरोपी जो है थाने की पैरवी कर रहे थे, इसलिए उनको मार दिया गया है। ऐसा कोई तथ्य अभी प्रकाश में नहीं आया है। एफआईआर का इंतजार किया जा रहा है। अभी एफआईआर हो जाएगी। एफआईआर में जो भी तथ्य सामने आएंगे उन पर भी आपसे जरूर जानकारी शेयर की जाएगी। इस घटना में आक्रोशित लोगों ने गाड़ियों में आग भी लगाई है और कुछ तोड़फोड़ की। यहाँ पर आरोपियों के जो व्हीकल्स थे, 3 बाइकें आरोपियों की थी जिन पर लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है। इस कड़ी में निश्चित रूप से जो भी घटना हुई है, घटना अपने आप में पूरी तरह से पुलिस की नज़र में जो हीनियस क्राइम की श्रेणी में आता है उस श्रेणी में है और पुलिस इस पर कठोरतम विधिक कार्रवाई अपनी तरफ से सुनिश्चित कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर या यहाँ पे स्थिति को लेकर क्या आपको क्या लगता है? आप लोग स्वयं मौके पर हो, आप देख रहे हो, यहाँ पर लॉ ऑर्डर या अदर इशू नहीं है, एक क्रिमिनल घटना है। जो भी क्रिमिनल शामिल हैं पुलिस उनका कठोरता से दमन करेगी। कठोरतम विधिक कार्रवाई के दायरे में उन्हें लेकर अपनी तरफ से हर संभव ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वहीं घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य की तलाश की जा रही है। 9:15 बजे के लगभग निजामाबाद थाना क्षेत्रांतर्गत नेवादा गांव में वहाँ के रहने वाले सुरेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना निजामाबाद पर गगन यादव, गोल्डी यादव और अन्य 6 अभियुक्त, कुल 8 अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत की गई है। जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये मुख्य बात है कि दोनों पक्षों के कुछ लोग पड़ोस के एक गाँव में एक अंत्येष्टि में गए थे, जो 13वीं संस्कार होता है उसमें गए थे और जब वापसी में वहाँ इनकी कुछ कहा सुनी हुई और वापसी में दोनों पक्षों के कुछ लोग वहाँ चौराहे इकट्ठे हुए और वहाँ पर इनमें पहले हाथापाई हुई और बाद में एक व्यक्ति द्वारा इसमें से गोली चला दी गई जिससे श्री सुरेंद्र यादव जी की मृत्यु हो गई। इसमें नामजद अभियुक्तों में से संजय नामक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष अभियुक्तों के लिए तत्काल पुलिस पार्टियां रवाना की गई हैं और पूछताछ के लिए कुछ और लोगों को लाया गया है और शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। वहीं मंगलवार अपराह्न पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही मृतक का शव उनके घर पहुंचा, ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे हजारों की भीड़ ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिए। स्थिति तनावपूर्ण होने पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना को लेकर आरएएफ भी तैनात कर दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद अधिकारियों ने समझा बुझाकर किसी तरह से जाम समाप्त कराया। आजमगढ़ में कोविड-19 के तहत दिए गए आदेश का पालन न करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मेडिकल स्टोर व निजी हॉस्पिटल पर प्रशासन सख्त है। इसको लेकर पहले शहर के 2 प्राइवेट अस्पतालों, 1 मेडिकल स्टोर और 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किया जा चुका है। वहीं मंगलवार को नगर के सिधारी क्षेत्र में स्थित ओपल हॉस्पिटल पर तहसीलदार अनिल कुमार पाठक व सहायक शोध अधिकारी आर.के. सिंह ने गहन पड़ताल की। हॉस्पिटल में कोविड-19 के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं पाया गया। अस्पताल में क्षमता से ज़्यादा मरीज भर्ती थे। इस कारण से जिलाधिकारी के आदेश पर हॉस्पिटल की ओपीडी को सील कर दिया गया। इस समय जो विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, नर्सिंग होम हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जांच की जा रही है। जो कोविड-19 के बचाव हेतु जो नियम लागू किए गए हैं इसका पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आए जाँच के लिए, काफ़ी यहाँ एविडेंस भी नहीं बना हुआ था और प्रॉपर सैनिटाइजेशन वगैरह की व्यवस्था नहीं है। बहुत क्षमता से ज़्यादा मरीज यहाँ पे एडमिट हैं। तो यहाँ देख के लगता है कि कोविड के संक्रमण की काफ़ी संभावना है। इसलिए इनके ओपीडी को आज सील किया गया है। भविष्य आगे कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के आराजी शंकरपुर गांव निवासी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य 50 वर्षीय लालचंद्र यादव की मंगलवार सुबह लगभग 6 बजे गहरे गड्ढे में डूब जाने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक सुबह घर से कुछ ही कदम की दूरी पर शौच के लिए गया था। बाढ़ के पानी में गहरे गड्ढे का पता न चलने के कारण उसमें फिसल कर डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने देखा तो गड्ढे से शव को बाहर निकाला।
घटना के बाद से मृतक की पत्नी लालती देवी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई प्रारंभ किया। देवारा वासियों को जिस चीज का डर रहता था, आज एक बार फिर वैसी ही घटना देवारा क्षेत्र में हो गई। लालजी यादव नाम का 45 साल का आदमी आज अपने घर के पास ही गंगा की गोद में समा गया। बाढ़ का पानी ऐसा कहर ढा रहा है कि देवारा क्षेत्र में प्रतिदिन किसी न किसी की इस तरह से डूब करके मौत हो रही है। अभी महुला में बलराम चौहान की मौत, साहडीह में सलोनी 8 साल की बच्ची की मौत, नौबरार देवारा जदीद किता फर्स्ट में श्री राम राजभर की डूब करके मौत, और आज आपने सुना है कि आज जो है लालजी यादव अपने घर के पास ही के उनकी मौत हो जाती है। शासन प्रशासन बराबर यही कहता है कि हमने देवारा वासियों के लिए सारी सुविधाएं मुहैया करा दी है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है। इस बाढ़ में सबसे ज़्यादा मौत हो रही है। बाढ़ नीचे जा रही है, बाढ़ का पानी नीचे जा रहा है, लेकिन घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। शासन और प्रशासन की शिथिलता का उदाहरण है ये। हम लोग बलिया जनपद के फेफना थाना क्षेत्र के निवासी तेज तर्रार सहारा समय के प्रख्यात रिपोर्टर रतन कुमार सिंह की हत्या से जनपद भर के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। मंगलवार को तमसा प्रेस क्लब में सभा का आयोजन कर जनपद के पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार को जहां अपनी श्रद्धांजलि दी, तो वहीं उनकी हत्या पर गहरा आक्रोश जाहिर करते हुए शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली पर असंतोष जाहिर किया। अपनी 4 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री तक उनके द्वारा प्रेषित किया गया। पत्रकारों ने एक स्वर में मांग की कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून अविलंब बनाया जाए। स्वर्गीय रतन सिंह के परिजनों को 50 लाख रुपए की त्वरित आर्थिक सहायता व उनकी पत्नी को यथा योग्य सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। पत्रकार रतन सिंह जी गोली मारकर के हत्या के लिए सबसे पहले तो मैं इस घटना पर दुख व्यक्त करता हूँ, और प्रशासन की जो प्रशासनिक कार्य करने की कार्य प्रणाली है उसकी घोर निंदा करते हैं। जो वहाँ पर 50 रुपये हमारे पास सारी जानकारी है और घटना पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, घटना का पुराना विवाद भी है, इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। पत्रकार की लिखना है तो रोज रोज को कितनी तारीख लिखी गई उसको सच्चाई लिखनी पड़ेगी। सच्चाई लिख रहा है कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और सरकार से मांग है कि जितने भी हत्या रोगी हैं वो जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद की जाए, उनकी पत्नी को योग्यतानुसार सरकारी नौकरी दी जाए। घटना को लेकर ये था कि जैसे पुलिस ने जो कहानी गढ़ी वो बताया कि पट्टीदारों का विवाद था, तो पट्टीदारों का विवाद अगर है या कोई भी किसी का भी विवाद है तो उसको हल करवाना पुलिस का काम होता है, अगर मामला पुलिस के संज्ञान में है। इसमें सबसे बहुत अफसोसजनक बात यह रही कि घटना थाने के महज 20 कदम की दूरी पर हुई। SHO महोदय आए और हत्या होने के बाद वो लापता, जो सुनने के लिए आया उनके पिताजी का आरोप है रतन सिंह के, और इसके बाद उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को जब सूचना दी, उच्चाधिकारियों के पहुंचने के बाद SHO ने जो कहानी गढ़ी वो अधिकारियों को बताई, अधिकारियों ने अपने DIG आजमगढ़ रेंज को बताई, और आजमगढ़ रेंज ने जो सूचना दी होगी वो हमारे जो सूचना सचिव है अपने अवस्थी उनको सूचना दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये घटना हुई क्यों हुई, किस परिस्थिति में हुई, और पत्रकार आज सुरक्षित क्यों नहीं। पत्रकार टारगेट सरकार के भी रहते हैं, विपक्षी दलों के भी टारगेट में भी रहते हैं, और सभी के टारगेट। कानून व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है तो कानून व्यवस्था इस समय वास्तव में 5-6 महीने के अंदर लॉकडाउन हम कह सकते हैं खत्म होने के बाद से एकदम चरम पर अपराध चल रहा है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक में कहीं अपराध रुक नहीं रहा, हर तरह के अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और भी राजनीतिक रंजिश के साथ हत्याएं हो रही हैं। तो इसके लिए सरकार को भी गंभीरता से सोचना चाहिएगा। और मेरा तो भाई ये भी कहना है कि एक फुल प्लेस कम से कम गृह मंत्री होना चाहिए, जिसके पास सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम ये हो कि कानून व्यवस्था उसकी जिम्मे हो। मुख्यमंत्री जी के पास ओवरलोडेड हो गए हैं, उनके पास हमको लग रहा है काम बहुत ज़्यादा है, कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और किसी भी प्रदेश की स्थिति कानून व्यवस्था से ही संभाली जा सकती है, और कानून व्यवस्था से ही आगे जाती है। नो डाउट की जो हत्या कर दी गई है उसको सबसे पहले जो लोगों ने बताया वो ठीक है,
भूमिका स्थानीय थाने की भूमिका साबित करेगी। तो मैं और सभी लोगों ने बातों को विस्तार से कहा है, तो सभी बातों को मैं समर्थन करते हुए मैं भी ये कहूँगा कि कम से कम उस परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री की ओर से दी जाए और उनके परिवार में जो भी उस युग हो उनकी पत्नी की शिक्षा के अनुसार उनको नौकरी दी जाए। हाँ, रही बात पत्रकारों के काम करने की, तो हाँ ये बिल्कुल अब देखने को मिला कि पहले के दौर में ये चीज़ें आती रही हैं कि पत्रकारों का एक अपना ये भय होता था, लोग उन पर हमला करने में थोड़ा सा भयभीत होते थे कि कहीं ना कहीं अगर हम इनको छेड़ेंगे तो हमारे विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अब वो दिख नहीं रही। कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि पुलिस प्रशासन एक तरीके से हमको इस्तेमाल कर रहा है और हमारे विरोधियों को प्रोटेक्शन देता है, हमारे विरुद्ध उनको खड़ा करता है। तो इसका थोड़ा सा हमें भी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और इन पूरी बातों को देख के बाद मैं यही कहूँगा कि जो सभी हमारे बड़े भाइयों ने कही है, उस परिवार के आर्थिक सहायता के लिए जो भी हम भी मदद कर सकते हैं हम भी करें। साथ साथ सरकार से भी मांग करें कि उनको 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। यही सब जिस तरीके से हत्या हुई उसमें पुलिस की भूमिका बहुत संदिग्ध रही और पुलिस के खिलाफ जिस तरीके से हम लोग को कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। पुलिस जहाँ तक जिस तरीके से मनमानी पे उतारू है, आजमगढ़ हो चाहे बलिया हो चाहे मऊ हो चाहे प्रदेश का कहीं क्यों ना हो, स्थिति वक्त से बदतर हो रही है। और अभी तक आप खुद ही देख रहे हैं आजमगढ़ में जिस तरीके से हत्याओं का दौर चालू है, लगातार जनप्रतिनिधि मारे जा रहे हैं और तमाम आपसी रंजिश में पुलिस केवल इसमें कारण बता के कि वो पटगारी थी, वो डिस्ट्रीब्यूटर था, वो उसके वो मुकदमा था, अपना बचाव कर ले जा रही है। क्या जिम्मेदारी से वो मुक्त हो जाते हैं अगर किसी को कोई मुकदमा है? तो इस तरीके की इनका रवैया है, चालू रवैया। अधिकारी तुरंत जवाब दे के और इधर उधर मामला करके और उसको खत्म कर दे रहे हैं। हमारे जैसे अभी एसपी साहब इसके पहले थे, उनको इसी कारण यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं है। आजमगढ़ की देखिए, वहाँ फेफना में हत्या हुई, कहीं आजमगढ़ में यहाँ नेवादा में हत्या हो रही है। तो कहीं किसी कोई कभी हत्या कर सकता है। और अधिकारी को लोगों का जिस तरीके से रवैया है मिलने का, आप देख ही रहे हैं, कोरोना काल का बहाना लेके किस तरीके से उनका व्यवहार है। पत्रकार मिल ही नहीं पा रहे, आप फरियादी क्या स्थिति है। तो ये एक तरीके से आवाज़ उठाने की जरूरत है। और जमीनी विवाद और विवाद को हटाने को लेकर विवाद हुआ, हमारा क्या बताना पत्रकारों का ये है कि ग्रुप होकर इस सारी सच्चाई को सामने लाकर इस पर कार्रवाई का आह्वान करें। और जैसा कि मृतक परिवार की बात है, तो एक 7 साल की लड़की है, पत्नी है, उसके लिए आर्थिक सहायता हालांकि मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपये की घोषणा की है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। और ऐसे में जो दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो और घटना की सच्चाई से जांच हो जाए तो सभा का संचालन कर रहे वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार यादव ने प्रदेश में पत्रकारों के उत्पीड़न, उनकी हत्या पर प्रदेश सरकार की नाकामी व कोई एक्शन न लेने का आरोप जताते हुए कहा कि शासन प्रशासन की कार्यविधि असंतोषजनक है। प्रदेश भर में पत्रकारों पर हमले, हत्या की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिसे देखते हुए पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोग का गठन अपरिहार्य होना चाहिए। 24 अगस्त को 9 बजे बलिया में राष्ट्रीय सहारा के रिपोर्टर रतन कुमार सिंह की बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी। इस घटना से आजमगढ़ के पत्रकार काफ़ी मर्माहत हैं और इस समय प्रदेश में पत्रकारों पर हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं। दर्जनों पत्रकारों की हत्याएं हो चुकी हैं और आज तक प्रशासन स्तर पर या शासन स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। इसी संबंध में आजमगढ़ के पत्रकारों की एक बैठक तमसा सभागार में थी, जिसमें इस घटना की निंदा करने के साथ ही प्रदेश सरकार से मांग की गई कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा आयोग बनाया जाए और रतन सिंह के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने के साथ ही उनकी पत्नी को यथायोग्य नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए
विशेष तौर से पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। कोरोना संकट के दौर में छात्रों की प्रभावित हो रही पढ़ाई को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा वर्चुअल क्लासेस चलाई जा रही हैं। इस संदर्भ में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए दूरदर्शन स्वयं प्रभा चैनल नंबर 22 व PDF फॉर्मेट के माध्यम से अध्ययन सामग्री व कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को जूम ऐप व गूगल मीट के माध्यम से शिक्षक पढ़ा रहे हैं। प्रत्येक कक्षा का साप्ताहिक टाइम टेबल निर्मित है व विषयवार उसका समयबद्ध प्रसारण सुनिश्चित किया जा रहा है। ये जो कोरोना वायरस का प्राकृतिक आपदा है उसमें अभी 18 अगस्त को माननीय उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने उद्घाटन किया है। वर्चुअल क्लास जो है वो उत्तर प्रदेश दूरदर्शन पर भी उसका प्रसारण होगा। दिन में 1 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक और स्वयं प्रभा चैनल 22 पर भी इसका प्रसारण होगा। ये 11 बजे से 1 बजे तक और पुनः इसका प्रसारण रिपीट होगा शाम को 4:30 से 6:30 बजे तक। तो इसका उद्घाटन माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने किया है और ये सरकार के प्रयास से, अपर मुख्य सचिव महोदया के प्रयास से, माध्यमिक शिक्षा आदरणीय आराधना शुक्ला मैम के ये प्रयास हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश दूरदर्शन पर हम लोगों को 1 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का समय मिला। उसमें साप्ताहिक टाइम टेबल है आता है। हम लोग, हमारा जो ग्रुप बना है प्रिंसिपल लोगों का, उसमें हम डाल देते हैं। ये पता चल जाता है कि किस दिन कितने बजे किस स्लॉट में कौन सा विषय का प्रसारण होगा। तो चूँकि घर घर टीवी है और हमें विश्वास है कि ये जो उत्तर प्रदेश दूरदर्शन का वर्चुअल क्लास का प्रसारण हो रहा है उससे हम लोग लाभान्वित होंगे। इसमें हमने ट्रेनिंग भी किया है। निर्देश के क्रम में हमने 4 चरणों में सगड़ी जाकर के, सगड़ी तहसील का और शिबली इंटर कॉलेज में 3 चरण में हमने सभी प्रधानाचार्यगण को विधिवत ट्रेनिंग भी दे दी है कि कैसे पंजिका बनानी है, कैसे आपको सूचना देनी है, कैसे आपको डिश का कनेक्शन लेकर के DTH के माध्यम से आपको स्वतः स्कूल में पढ़ाना भी है, देखना भी है टीवी। इसके साथ साथ निर्देश है कि आपका जो गूगल मीट है, जूम ऐप है, उसके माध्यम से शिक्षकगण जो 7:50 से 12:50 तक स्कूल में आते हैं वो पूरा टाइम दे करके बच्चों को पढ़ाएं। हम कहते हैं अगर 100 बच्चे में 60 बच्चे के पास भी स्मार्टफोन है तो 60 बच्चा लाभ लेगा और सीधे इंटरेक्शन हो सकता है जूम ऐप पर, गूगल मीट पे। एक और व्यवस्था दी गई है कि जिन बच्चों के पास न तो स्मार्टफोन है न तो टीवी है, इसकी संख्या वैसे बहुत कम है, उसके लिए यूपी बोर्ड प्रयागराज जो मुख्यालय है वहाँ से नोट आया और उस नोट को हम लोगों ने PDF फाइल बना के प्रधानाचार्यगण को दे दिया है कि बच्चों को उसका फ़ोटो करा के उसकी कॉपी निकाल करके उन बच्चों को पहुंचा दें जिनके पास न तो स्मार्टफोन है और न तो टीवी सेट हैं। यद्यपि इसकी संख्या बहुत कम है, अब काफ़ी लोगों के पास टीवी सेट है, स्मार्टफोन भले न हो उतना ज़्यादा लेकिन टीवी सेट घरों घरों में है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग हम लोगों का मार्गदर्शन और सहयोग भी करेंगे और व्यापक प्रचार प्रसार होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वर्चुअल क्लास का उत्तर प्रदेश दूरदर्शन और स्वयं प्रभा चैनल 22 पर तथा गूगल मीट और जूम ऐप से जो पढ़ाया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ लेंगे और जनपद आजमगढ़ जो है माध्यमिक शिक्षा में वर्चुअल क्लास में अव्वल रहेगा। बढ़ती बेरोजगारी को भुनाने में लगे फ्रॉड लोगों से जुड़ा एक नया मामला मंगलवार को पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा। फ्रॉड के शिकार हुए गैर जनपदों के रहने वाले छात्रों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप बताया कि अतरौलिया क्षेत्र स्थित नमन हॉस्पिटल के संचालक द्वारा मां शोभा इंस्टीट्यूट नाम से एक फर्जी संस्था चलाकर बेरोजगारों को बहला फुसलाकर ANM GNM के कोर्स में एडमिशन कराया जा रहा है। जिले के मदियापार मोड़ पर स्थापित इस संस्था द्वारा फर्जी तरीके से बेरोजगारों को ANM GNM कोर्स में प्रवेश देकर उनसे धन की लूट की जा रही है।
पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप संस्था प्रमुख पर कार्रवाई करने के साथ साथ उनसे लिए गए शुल्क की वापसी की मांग की है। हम लोग वहाँ पढ़ना चाहते थे लेकिन वो फ्रॉड निकल गया डॉक्टर, और हम लोग से पैसा लेके एक अक्षर की पढ़ाई ना की, और जो है रजिस्ट्रेशन तक उसने नहीं करवाया हम लोगों का। अतरौलिया आजमगढ़ मध्यपार मोड़, नमन हॉस्पिटल है मध्यपार मोड़। इसलिए भर्ती किया था लोग, जेएनएम और एएनएम में एडमिशन लिए थे हम लोग। कितना पैसा था सर सबका 25-25 हज़ार लेके बैठा है। लगभग कितने लोग भरे होंगे इसमें? लगभग 8-9 लोग होंगे, 10 लोग। अब क्या 5-6 लोग तो निकल गए हैं। अब क्या कह रहा है वो? और हम लोग बोले कि रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा दीजिए, तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो कहता है रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, कैंसिल करवाए हैं, और झूठ बोलता है। और फिर तो मांगने पे दे ही नहीं रहा, रजिस्ट्रेशन ना करवाया है तो कहाँ से देगा। थाने पे क्या हुआ? हम लोग थाने पे गए थे तो वहाँ पहले तो साथ दिए, कहते हैं वो फ्रॉड है उसको पकड़ के लाइए। फिर उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं क्या बातचीत हुई डॉक्टर में पुलिस में, फिर बाद में कहते नहीं वो तो सही है। हम लोग बोले कोई कागज दिखाइए उसकी डॉक्टर की, तो हम लोग मानेंगे। तो कोई कागज दिखाए। हम लोग एएनएम में एडमिशन करवाए थे, वो डॉक्टर बोला कि 75,000 में कर रहे हैं और सब जगह 1,20,000 लगता है, सस्ते में करवा देंगे। नया नया संस्था हम लोग का चालू है, चलाएंगे, फिर तुम लोग को अच्छे से पढ़ा देंगे। तो हम लोग सोचे ठीक है, हम लोग भी इतने पैसे वाले हैं नहीं, हम लोग सोचे चलिए 75,000 में हो जाएगा, हम लोग को पढ़ लेंगे। तो फिर बाद में पता चला वो फ्रॉड कर रहा है। कहाँ का रहने वाला क्या है? अतरौलिया मध्यपार मोड़, जगदीश चक्रवर्ती नाम है उसका। नमन हॉस्पिटल और माँ शोभा इंस्टीट्यूट के नाम से चला रहा था। कितने लोग पूछने पर रहे होंगे? 10-12 लोग होंगे। क्या हुआ, आप क्या कर रहा है वो कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन करवाए नहीं, हम करवाए हैं, कभी कहता करवाए हैं, कभी कहता नहीं करवाए। हम लोग को दिखा नहीं रहा, हम लोग बोले हम लोग का पैसा वापस कर दो, तो पैसा नहीं वापस कर रहा, कह रहा जो करना हो जा कर लो। थाने भेज दिया आपको? यस सर। क्या हुआ थाने पे? थाने में गए थे, वो थाने साहब जो थे पहले हम लोग की तरफ से बोल रहे थे, फिर वो डॉक्टर भी आया, उस डॉक्टर से पता नहीं क्या बात की है, फिर कह रहे हैं कि सब कुछ सही है। हम लोग बोले सही है तो हम लोग को कागज दिखाओ, तो कुछ दिखाई नहीं रहे हम लोग को। यहाँ आजमगढ़ में आना चाहिए, एसपी साहब के यहाँ आए, हम लोग को पैसा वापस किया जाए। हम लोग इतने भी पैसे, हम लोग गरीब इंसान है, कैसे कैसे पढ़ने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए उसको ला के दिए, वो हम लोग को समझ नहीं रहा, हम लोग कितने परेशानी से उसको ला के दिए हैं।